हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमारे साथ नहीं हैं। आज की टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान में इंसदाद बदउनवानी के इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कल से जब प्ली बार्गेनिंग का ऐलान किया साबिक सेक्रेटरी ख़जाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी के बारे में और ये कहा कि उनसे जो है 3 अरब में ये सौदा तय पाया है और साथ ये भी कहा कि 2.4 अरब की उन्होंने करप्शन की, हमने उससे ज़्यादा ले लिया। तो एक बहस छिड़ गई है कि ये प्ली बार्गेन जो है ये जायज़ है नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्ली बार्गेन होती है नैब लॉ में और एक वॉलंटरी रिटर्न होता है। जो बहुत से लोग हैं वो वॉलंटरी रिटर्न को ही प्ली बार्गेन समझ रहे हैं, यानी रज़ाकाराना तौर पर वापसी। और ये जो मुल्ज़मान हैं मुश्ताक रईसानी और इनके को एक्यूज़, इन्होंने जब ये पकड़े गए थे और इनके घर से तकरीबन 70 करोड़ से ज़ायद कैश निकला था, उसके अलावा सोना भी बरामद हुआ था, तो इन्होंने अदालत में ये प्ली ली थी कि वो रज़ाकाराना तौर पर ये रकम वापस करते हैं, बल्कि और जो है इतनी ही रकम वो अदालत में जमा करा सकते हैं। लेकिन नैब ने इनकी ये प्ली मुस्तरद की और अब जा कर के ये कहा गया कि प्ली बार्गेन एक्सेप्ट की है, जो अराउंड 3 अरब रुपए के करीब है, 3.3 अरब रुपए है। इस सारी सूरत हाल में लोगों का ये कहना है कि इन पर करप्शन के चार्जेस इनसे ज़्यादा थे। तो इस सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने अपने ब्यूरो चीफ जो हैं बलूचिस्तान में कोयटा में सीशा, उनको भेजा, जो डीजी नैब बलूचिस्तान हैं तारिक मलिक। उनसे पूछा कि जनाब ज़रा मसला है क्या, थोड़ा सा बताएं, अगर नैब ने किया क्या है सारे मामले पे। तो पहले सुन लीजिए उनकी बात। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि टोटल जो वॉल्यूम था जो हमने एस्टेब्लिश किया वो 2.24 बिलियन तकरीबन है, जो कि एम्बेजल हुई अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट तकरीबन इसके राउंड अबाउट है फिगर्स में 2.24 बिलियन एम्बेजल हुई। और हमने जब इसको ट्रेस बैक करना शुरू किया, जब हम अकाउंट्स में गए और अकाउंट से फिर हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की गई हैं, जब हम उन परचेजर्स के पास गए तो उन परचेजर्स ने हमें उस वक्त वो प्रॉपर्टीज़ वो सामने आए, उन्होंने अपना गिल्ड तस्लीम किया, हमने उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया, 164 की उन्होंने स्टेटमेंट की और उन्होंने प्रॉपर्टीज सरेंडर की। वो तकरीबन 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि DHA कराची की हैं जो कि सरेंडर हुई। उनकी जो वैल्यू है वो ओवर 1 बिलियन है। वो सारे आपने कब्जे में ले लिए हैं? हमारे पास है वो 11 की 11 प्रॉपर्टीज़, और वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू डेफिनेटली अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन इट इज़ ओवर 1 बिलियन। अब वो कितनी ऊपर जाती है, जितने वॉल्यूम का करप्शन हुआ था उससे ज़्यादा आपने रिकवरी की है अभी? डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा रिकवरी हमने की। मैं बात कर रहा हूँ कि 2.24 बिलियन टोटल अमाउंट है जो कि एम्बेजल हुई। हमने ओवर 1 बिलियन की तो वो 11 प्रॉपर्टीज़ हमने कन्फिस्केट की जो हमारे पास आई। उसके बाद सेक्रेटरी ने और सोहेल शाह ने, दोनों ने वॉलंटरी रिटर्न की एक दरख्वास्त दी, दोनों ने अपनी, जिसको हमने इंक्वायरी स्टेज पे रिजेक्ट कर दिया। चेयरमैन से हमने रिजेक्ट करा दी दोनों की वॉलंटरी रिटर्न की रिपोर्ट, और हमने इसको अपग्रेड कर दिया इन्वेस्टमेंट। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ओवर 3 बिलियन की जो है रिकवरी हुई है और जो एक्चुअल एम्बेजलमेंट थी उससे ज़्यादा की। मैंने ये ज़रूर पूछा क्योंकि बाज़ औक़ात ये बड़े सवालात उठते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ने कि जनाब ये रकम जाएगी कहाँ। तो ये भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर बहस करते हैं इस पर। बहुत बड़ी रीज़न इस प्ली बार्गेन का, क्योंकि वॉलंटरी रिटर्न तो नहीं है, ये प्ली बार्गेन है। इस प्ली बार्गेन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था करने का कि ये 3 अरब रुपया तकरीबन वो पैसा है डेवलपमेंट का जो बलूचिस्तान के लोगों का पैसा है। और ये पैसा अगर हम रिकवर नहीं करते तो ये तो केस 10 साल 15 साल चलेगा और उसके बाद क्या फेट होगा खुदा जानता है। लेकिन ये 3 अरब रुपया इस साल आ गया है, हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह, और इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा और यही पैसा बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी लोगों की डेवलपमेंट पे ये खर्च कर सके। जी, ये पैसा जो है, ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के 2 इलाके हैं, मच और खालिकाबाद। वहाँ पर तरक्याती कामों के लिए पैसा अलॉट किया गया था जो कि खुर्द-बुर्द कर लिया गया। तो इससे सिर्फ आप लेवल ऑफ करप्शन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बलूचिस्तान में। बाकी इलाक़ों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है, लेकिन वो कब रिकवर होता है वो तो बात की बात है। सारी ये बहस वसत के प्ली बार्गेन होना चाहिए था या नहीं? मैं अभी इस पे नहीं आ रहा। अच्छा,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा रिकवर हो गया है 3.3 अरब रुपए जो प्रॉपर्टी वगैरह बेच के हुकूमत पाकिस्तान को देंगे, तो अल्लाह करे ये दोबारा एम्बेजलमेंट में रिसाइकल ना हो, तरक्की में रिसाइकल हो जाए। मुझे दोनों का इक्वल चांस लग रहा है। हम मीडिया में अब तक ये खबर सुनते आ रहे थे कि ये जो मुश्ताक रईसानी साहब हैं और खालिद लांगो साहब और उनके फ्रंट मैन सोहेल मजीद शाह साहब, ये जो क्लिक है, इसने जो कुल करप्शन की है उसका वॉल्यूम है 40 अरब रुपए जी। अच्छा, नैब वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो तकरीबन 2.5 अरब रुपए की कमीशन करप्शन थी। तो ये मीडिया को कहाँ से 40 अरब रुपए का फिगर मिला था? ये मैंने भी पूछा था, उन्होंने कहा कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है क्योंकि आप जो है ना करप्शन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं विदाउट एनी टॉकिंग टू अस। अब मुझे नहीं पता क्योंकि अखबारात में जो है ना 40 अरब रिपोर्ट हुआ है और ये इस्लामाबाद से शायद किसी नैब ऑफिशियल के हवाले से जो है ना वो रिपोर्ट हुआ है। उसमें थोड़ा सा जो मेरा ये ख्याल है कि खालिद लांगो की आपने बात की ना, नैब वालों से मैंने पूछा, वो ये कह रहे हैं हम खालिद लांगो के खिलाफ अलग से रेफरेंस नहीं, खालिद लांगो का तो अलग है ना, ये इसके मुश्ताक रईसानी के साथ था कि 40 अरब की करप्शन में है वो। तो ये वॉल्यूम क्या डिफरेंस है? कि नैब वाले कह रहे हैं कि वो 2.5 अरब रुपए हमें मालूम हुए हैं और मीडिया कह रहे हैं 40 अरब। एनीवेज देखें, मेरे हिसाब से तो प्ली बार्गेन होनी चाहिए। सबसे बड़ा सबूत तो खुद ये है कि अगर मैं 2.5 अरब रुपए का करप्शन कर रहा हूँ और मुझसे नैब 3 बिलियन रुपए रिकवर कर रही है, तो ये तो अच्छी प्ली बार्गेन हो गई ना भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी जो फिलहाल हम समझ नहीं आई कि 2.5 अरब रुपए की करप्शन में से मैं 3 अरब रुपए कैसे वापस कर सकता हूँ। इसमें देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। ये करप्शन हुई है 2014 के आसपास, तो जाहिर है इन्होंने कमा करके कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा, उस पर प्रॉफिट्स भी लिए होंगे और चीज़ें भी अब तक जो हम केसेस देखते आए हैं ना प्री बार्गेन के, उसमें ये होता है कि मसलन फर्ज करें किसी ने 100 अरब रुपए की करप्शन की, उससे कहा चल यार तू ऐसा कर 5 अरब या 10 अरब या 15 अरब जितना दाव लग गया वो दे दिया। ये पहला केस है कि खुद नैब का ऑफिसर अपने मुंह से कह रहा है कि साहब 2.5 अरब रुपए की करप्शन की, लेकिन हमने उनसे 3 अरब रुपए। तो अल्लाह ताला ऐसी प्ली बार्गेन तो जो है हर केस में दे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? 2 चीजें मैं आपको बताता चलूं। एक तो ये प्ली बार्गेन इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट है। अभी ये तो कोर्ट के पास जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये लगता है कि नैब वालों ने अपना कमीशन इसमें रखा है, जो कुछ भी रखा, क्योंकि 10% आपको पता होगा कि अगर प्ली बार्गेन में नैब के नहीं रखना चाहिए ना, हो जाता है। मजदूरी तो है ना, मतलब ये इतना तो जायज़ है, रखना चाहिए। आखिर नैब रिकवर कर रही है, आपका ख्याल है कि वो 10% भी ना रखे? मैं इसके हक में नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो प्ली बार्गेन है, ये जब शुरू होता है समाद, उसके बाद मुल्जिम ये शायद ऑफर करता है कि मैं प्ली बार्गेन करने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये एडमिट कर लिया कि उसने जुर्म किया है, गोया इकबाल जुर्म भी एक तरह से हो गया। अच्छा, ये जो हम ना सहाफ़ी लोग कहते हैं साहब ये जो है ये इंसाफ का खून है और ये करप्शन को फ़रोग़ देने वाली चीज़ है, होगी भाई, या तो आप रियासत को इतना मजबूत कर लें कि प्ली बार्गेन की ज़रूरत ना पड़े और आप पेट फाड़ के चीज़ें निकाल लें। अगर रियासत इतनी मजबूत नहीं है तो फिर जो आ रहा है भागते भूत की लंगोटी ही सही, उस पर कनात करें। मतलब रियलिस्टिकली सोचना चाहिए ना। मसलन अब 50,000 रुपये अगर मैं बैंक से लूँ तो मैं बैंक के नीचे हूँ। बिल्कुल। अगर मैं 5 अरब रुपए लूँ बैंक से तो बैंक मेरे नीचे। बिल्कुल, ठीक है। तो कोई शक। अब मैं अपनी शराइत पे उससे बात कर सकता हूँ। तो अगर करप्शन का वॉल्यूम ही इतना है कि जी फर्ज करें किसी ने 2 खरब रुपए कमा ली है, तो भैया 2 खरब वसतुल्लाह खान या मुबशिर जैदी तो उन्होंने तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक साथ देख भी सकते हैं। तो यकीनन उसके कहीं ना कहीं डांडे होंगे, यकीनन वो रियासत से ज़्यादा मजबूत होगा। अब आप उससे ये तवक्को करेंगे नहीं साहब 2 खरब रुपए जो हैं ये पूरे के पूरे आने चाहिए, वरना तो अगर आप उसने 50 करोड़ में सौदा कर लिया तो ये तो रियासत की ओ भैया रियासत कमज़ोर है, ये एडमिट करने में कोई हरज नहीं है। हमारे माशरे में करप्शन भी बहुत रैम्पेंट है। आपने स्विस बैंक अकाउंट, अब अल्लाह जाने कि उसमें कितनी सदाकत थी या नहीं थी, स्विस बैंक अकाउंट पे आपने जोर लगा लिया ना एड़ी चोटी का कि ले आए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। प्ली बार्गेन से एटलीस्ट ये तो है ना
कि कुछ ना कुछ मिल रहा है। अच्छा, राइट ऑफ जो कर्जे होते हैं जी बिल्कुल बिलियंस के हिसाब से, यानी राइट फ्रॉम जनरल ज़ियाउल हक टिल दिस डेट, और बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा जो राइट ऑफ हुए कर्जे वो भाई जनरल मुशर्रफ के जमाने में बिल्कुल हुए। ठीक है, वो तो लिस्टें छपी। अब मसला ये कि ठीक है आप प्ली बार्गेन नहीं कर रहे हैं, उनमें से कितने वापस कर सकते हैं? किसी में है जुर्रत? कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर। वो तो बड़ी मेहरबानी है लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अकबर साहब की जी। माशाल्लाह 92 साल के हैं, 10th कोर के कमांडर रह चुके हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं 87 से 92 तक। उन्होंने को घपला कर लिया होगा, जाहिर है कोई भी कर सकता है, जनरल साहब ने भी कर लिया। अब वो चले गए, जब 91 साल के हो गए तो उन्होंने कहा यार मैं वतन आके मरना चाहता हूँ, मुझसे ये 200 अरब रुपए ले लो। बिल्कुल, और उन्होंने ले लिया। अब ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ले लिया। रियासत के हाथ में क्या इतना तप्पड़ था कि जनरल जाहिद अली अकबर से, या फॉर दैट मैटर मैं एक और मिसाल दूं, हारिस स्टील वाले जो बिल्कुल अपने ये पता नहीं आज मीडिया में क्या खबर आ रही है कि जी ये सबसे बड़ी रिकवरी है। सबसे बड़ी रिकवरी तो हारिस स्टील की थी, 7 अरब रुपए जो है रिकवर किए। तो अगर कमजोर रियासत में नैब कुछ पैसा आपको लाके दे रही है तो लाके ही दे रही है ना, दे तो नहीं रही ना, बिल्कुल सही, आप तो बांट रहे हैं, वो वापस ला रही है। दूसरा मैंने ये भी आज थोड़ी रिसर्च की कि मगरिब में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है। तो अमेरिका में ये कहा जाता है कि बार्गेन उर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो 90% केसेस में हो जाती है। ठीक है, यूरोप में ये फ़र्क है कि वो ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, आप जो है जितनी आपने करप्शन की है उतना पैसा वापस कर दे, लेकिन आपकी सज़ा हम थोड़ी घटा सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में भी ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान में अभी जब इनको कहा गया तो इनको ये कहा गया 10 साल तक कोई ओहदा नहीं रख सकते, आप कहीं जो है अकाउंट नहीं खुलवा सकते, और सारी चीज़ें इनको की गई। एक छोटा सा आपको मिसाल दूँ, इस साल अप्रैल में जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे तो बलूचिस्तान से ख़बर आई थी कि फ़ौजी क़यादत ने 6 आला अफसरान को बदउनवानी के इल्ज़ाम में नौकरियों से बरतरफ किया है, जिसके अंदर IGFC लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटक भी थे, मेजर जनरल एजाज शाहिद थे, और जो उसके अलावा 4 ऑफिसर्स और थे। और ये कहा गया कि इनसे पेंशन के अलावा दी गई तमाम मराहत वापस ले ली गई हैं। अब उसमें भी कोई ऐसी शिक नहीं थी कि उसके बाद वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो कर सकते हैं। और फ़ौज का एक ज़ाहिर रिटायर्ड फ़ौजी जो है वो कहीं पे भी जो वो कर सकता है। तो अगर हमारा एहतसाब का निज़ाम अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसी फाउंडेशन पर खड़ा है तो मेरे ख्याल में स्टिल आई वुड से कि ये प्ली बार्गेन को हमें, मतलब आई नो दिस इज नॉट आइडियल सिचुएशन, लेकिन मसला ये कि 0 पैसा भी नहीं आ रहा और उसके मुकाबले में अगर 10 रुपए आ रहा है तो कौन सी सिचुएशन बेहतर? और अगर अदालत में चले जाते तो 10 साल तक जो है मेरे ख्याल में इतना पैसा वकीलों को चला जाता, कौमी खजाने में ना। ये कहने की जरूरत ही नहीं है, इससे बेहतर है आदमी ब्रेक ले ले। 2012 में कराची में बल्दिया के इलाके में गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली, बल्कि अब साबित जो हो चुका है लगाए जाने वाली आग को कौन भूल सकता है। इसमें 250 से ज़ायद अफराद ज़िंदा जल गए थे, और बाद में ये बात सामने आई जब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई कि आग दानिस्ता लगाई गई थी। हमने गुज़िस्ता कई माह में देखा कि बहुत से लोगों को पकड़ा गया इस सिलसिले में। अब गुज़िस्ता हफ्ते इसके मरकज़ी मुलज़िम रहमान भोला को बैंकॉक से पकड़ के वापस लाया गया। आज पहले उसने पुलिस के सामने बयान दिया, आज उसने कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी आबिद अली लाखू की अदालत में दफ़ा 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस बात को तस्लीम किया कि उसने केमिकल उस वक्त के सेक्टर इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी के कहने पर ज़ुबैर उर्फ चरिया और उसके साथियों को दिया, जिन्होंने जाकर के दानिस्ता आग लगाई, क्योंकि इस फैक्ट्री मालिकान से 25 करोड़
जो है भत्ता तलब किया गया था। एक बहुत ही दहशतनाक वाक़या था। इसकी तफ्तीश भी होती रही और फ़िलहाल कोई इसमें पेशरफ नहीं हुई थी, लेकिन अब जब ये मुलज़िम पकड़ा गया है और पुलिस में तो ज़ाहिर है पुलिस के सामने दिए गए बयान पे ज़्यादातर लोग मुकर जाते हैं बाद में कि अंडर ड्यूरेस दिया गया है, लेकिन जब जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है उसको किसी भी केस का जो है मरकज़ी नुक्ता करार दिया जाता है, क्योंकि जज उस वक्त पूछता है जिससे जैसे आज हुआ 2 से ढाई घंटे मुलज़िम को टाइम दिया गया कि आप आराम से सोच लें, बग़ैर किसी दबाव के बयान दें। उसके बाद उसने तस्लीम किया कि हाँ उसने ये सारा काम करवाया था और उसके लिए उसे हमाद सिद्दीकी उस वक्त सेक्टर इंचार्ज थे, जो कि कहा जाता है कि अब दुबई में हैं और जो पाक सरजमीन पार्टी वाले हैं उनसे राब्ते में भी वो हैं। और आज मैं देख रहा था एक प्रोग्राम जिसमें एक साहब उनके पाक सरजमीन के अनीस एडवोकेट ने कहा है कि उनकी रोज़ बात होती है हमाद सिद्दीकी से और वो उन्हें कहेंगे कि पाकिस्तान आकर के अपना नाम क्लियर कराएं। वो हमाद सिद्दीकी जो हैं, अब आप इमेजिन करें, आज तो खैर 3-4 MKM हैं, 2012-11 सितंबर को एक ही MKM थी। बिल्कुल। और ये सब एक ही MKM का हिस्सा थे, चाहे हमाद सिद्दीकी हों या बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला हों या मुस्तफ़ा कमाल हों या अनीस एडवोकेट हों या अनीस कायम खानी हो, ये सब एक ही MKM थे। और कोई लंदन और लोकल और नॉन लंदन का चक्कर नहीं था। आज वो जाहिर है कि फूट फूट के रोए भाई रहमान भोला साहब, और उन्होंने कहा कि आज मैं पहली बार सुकून से सोऊंगा। उस दिन के बाद से वो सोए नहीं बकौल उनके, और 2-2.5-3 घंटे उन्होंने सोचा, लेकिन बयान उन्होंने तब्दील नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जी हमाद सिद्दीकी ने, एक तो आपने बताया कि 25 करोड़ रुपए भत्ता, ना सिर्फ ये बल्कि पार्टनरशिप जो है फैक्ट्री में वो उसके भी इंटरेस्टेड थे। अब ये मसला सिर्फ हमाद सिद्दीकी का नहीं हो सकता, एक कलेक्टिव जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ एक ऊपर से ले के नीचे तक एक एहराम की शक्ल में हो स्ट्रक्चर, तो वहाँ किसी एक इंडिविजुअल ABC का नहीं हो सकता। इसीलिए बीच बीच में जो है अनीस कायम खानी का भी नाम आता रहा, अब अल्लाह जाने कितना वो है। खैर, ये जब काम हो गया, फैक्ट्री मुलाजिम था ज़ुबैर चरिया, उसकी मदद से जब हो गया तो उसके बाद बकौल रहमान भोला के उन्होंने हमाद सिद्दीकी से कहा कि भाई साहब काम हो गया, मिशन अकम्पलिश्ड, और उसके बाद वो निकल ली। अच्छा, हमाद सिद्दीकी जो है वो 12 मई का जो मुकदमा है उसमें भी खैर उनका नाम है। चलें, यहाँ तक तो ठीक है। अब मसला ये है कि सबसे ज़्यादा जो आकवर्ड पोजीशन है वो पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद पार्टी की है, इसलिए कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब 2.5 से ज़ायद इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुके हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि अनीस कायम खानी या हमाद सिद्दीकी में से कोई भी बल्दिया के सानहे में 0.1% भी मुलव्विस है, तो सबसे पहले उन्हें नहीं मुझे फांसी दी जाए। अब ये बहुत बड़ी उसके बाद अनीस एडवोकेट का आप कह चुके हैं, 2 दिन पहले भी वो डिफेंड कर रहे थे और आज भी उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में डिफेंड किया कि नहीं, हम पूरी तरह उनके साथ हैं, हम उनकी लीगल मदद करेंगे। मुझे याद है जब ये आए थे जो पाक सरजमीन साहब के सरबराह हैं, जब ये आए तो मैं उससे अगले दिन जब इनसे मिला तो इन्होंने मुझे कहानी भी सुनाई कि हमाद सिद्दीकी कहाँ वहाँ एक फ़्लैट में रह रहे हैं और कोई ख़ास उनके अच्छे हाल नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आ जाएं और वो हो जाएं। तो जाहिर है राब्ता तो इनका है, और मेरे ख्याल में एक अच्छा एक जेस्चर अगर दिखाना चाहती है पाक सरजमीन पार्टी तो कम से कम हमाद सिद्दीकी को बोले कि यहाँ मुतालबा करें कि भाई चूँकि आपके रेड वारंट भी जो है वो जारी हो रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप खुद आ जाएं, बिल्कुल अपना नाम क्लियर करें। और जब तक नाम क्लियर नहीं हो रहा ऊंचे ऊंचे करके ये नहीं कहते, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये है वो है, ये ना करें। और खुदा न खास्ता केस कंक्लूड होता है और फ़र्ज़ करें कि हमाद सिद्दीकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है, मास्टरमाइंड होना भी 1-2 लोगों का साबित हो जाता है,
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल अपने ये जो बयानात हैं इनके बारे में क्या करेंगे कि उनसे पहले मुझे फांसी दे दी जाए। और ये मामला छोटा नहीं है, 250 लोग से ज़ायद जिस तरह उनको जलाया गया, वन ऑफ द वर्स्ट डिज़ास्टर्स टेररिस्ट एक्ट इन पाकिस्तान। तो इसका ज़रूर कुछ होना चाहिए। फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं, न्यूज़ अपडेट। बेगुनाह की लाश नाइंसाफ़ी के समुंदर पे फूल के तैरती रहती है जब तक इंसाफ ना मिल जाए। बिल्कुल, ये मेरे बुज़ुर्ग जो है वो मुझे बताया करते थे। और ये बल्दिया का जो सान्या है इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह बेगुनाहों की लाश समुंदर पे फूल के तैर रही है नाइंसाफ़ी के समुंदर। लाशें। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। जब से पानामा केस में वक्फा आया है, कतरी खासी तादाद में शहजादे जो हैं कतरी दरिया बनता है, कतरी दरिया बन के पाकिस्तान में खासी तादाद में मौजूद हैं, यानी 2-1 दर्जन तो हैं। और साथ अपने मुलाजमीन भी लाए हैं जो कि पाकिस्तान के इंडेंजर स्पीशी तिलोर, यानी जिसे हुबारा बस्टर्ड भी कहते हैं, उसके शिकार के लिए मौजूद हैं। सितम ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही अदालतों ने इस बारे में फ़ैसले दिए हुए हैं कि क्योंकि ये इंडेंजर स्पीशी है, इसका शिकार ना किया जाए। मगर हमारी हुकूमत समझती है कि ये, और कहा भी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, कि ये कॉर्नर स्टोन है हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी का। तो कतरी जो है वो इस वक्त धड़ाधड़ तिलोर मार रहे हैं। पंजाब में शिकार मुकम्मल कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पीटीआई की हुकूमत आइमस से उन्होंने बहुत ही एक बोल्ड स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में पिछले 2 साल से, क्योंकि 2014 में तकरीबन 14 जगह ये शिकार करते थे और कतरी जो है, और इस बार वो जगह कम होके पिछले साल 8 हो गई थी। जी, 8 हो गई थी। तो इस दफ़ा और कम हुई हैं। तो पीटीआई की, क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया, उसी तरह कुछ और जगह भी कुछ हमने एहतजाज के बारे में भी सुना कि फॉर द फर्स्ट टाइम कोयटा और कच्छी में हुआ। अच्छा, कच्छी में अब वहाँ पे हैरान कुन तौर पर यह खबर आई कि वहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मकामी सरदार जो हैं यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने कतरी ख़ानदान को जो है अपने इलाके में तिलोर के शिकार की इजाज़त दी है। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब की पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ है तो आई एम श्योर वो इस पर बात करेंगे उनसे कि कैसे हुआ है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने। उन्होंने कहा है कि कतरी ख़ानदान उनके ज़ाती दोस्तों को लेकर उनके पास आए थे और कहा था, इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि वो आबादियों में नहीं जाएंगे और फसलों में शिकार नहीं करेंगे, उन्हें जो इलाके अलॉट किए गए हैं उन तक महदूद रहेंगे। इस वजह से हमने हामी भर ली। सरदार यार रिंद के मुताबिक इन शिकारी काफ़िलों के पास 50 से 100 गाड़ियाँ होती हैं और जहाँ तिलोर जाते हैं वो उसके पीछा करते हैं और इस दौरान लोगों की फसलों को रोन देते हैं, और वो भी उस वक्त जब वो फसलें कटाई के लिए तैयार होती हैं। पाकिस्तान में हर साल सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के अलावा खलीजी ममालिक के हुक्मरान और उनके रिश्तेदार शिकार के लिए आ जाते हैं। हज़ारों की तादाद में ये तिलोर जो है हिजरत करके सर्दियों में पाकिस्तान में नक़ल मकानी करके आते हैं। इससे पहले कि ज़ाहिर है आप वो शुरू करें, नवाज़ शरीफ साहब ने आज ही मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक बयान भेजा गया जिसमें कहा गया कि 25 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है कि तिलोर की फर्दर अफजाइश जो है ना उसके लिए उनको स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए क्योंकि वो ज़ाहिर मरने तो हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो साहब के, मतलब इतने सारे तिलोर उनको मार करके और ऐसे बंदूकें रख के हमने सब अखबारों में देख रहे हैं। तो मुझे जनरल मुशर्रफ का दौर एक याद आ जाता है जब उन्होंने बड़ी तादाद में दरख्त काटने शुरू किए तो खासा एहतजाज हुआ एनवायरमेंटल। उन्होंने कहा जनाब आप दरख्त काट रहे हैं तो इकोसिस्टम मुतासिर होगा, माना करें। उन्होंने कहा ये क्या बात है, हम और लगा देते इसमें। मतलब किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मतलब और आप दरख्त लगाएंगे तो एक जनरेशन लेगा उसको दरख्त बनने में, वो दरख्त को उखाड़ के। इसी तरह
तिलोर को आप इस तरह वो करके, अब आप ये कह रहे हैं कि हम फार्मी कर देंगे, फार्मी तरीके से वहाँ पर उनके अफजाइश नस्ल तिलोर करेंगे। को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से सपोर्ट मिली है। अच्छा, वो है कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो रोपोश रहनुमा डॉक्टर अल्लाह नज़र की तरफ से। एक तो सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर छपी है कि वो तिलोर लेके जो है बैठे हुए हैं, और दूसरे उन्होंने वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे अपील की है कि तिलोर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, उन्होंने इस हद तक गए कि 19 दिसंबर को पंजगूर के करीब कचक का जो इलाका है वहाँ कतरी जो दिल्ली वो काफ़िला था 30-35 गाड़ियों का, उस पर कोई फायरिंग वायरिंग हुई और खैर कोई मरा तो नहीं, लेकिन उसके बाद कतरी जो है वहाँ से निकल लिए उस इलाके से। उसके बाद ये अब यहाँ और वो घोराम बलोच हैं, कोई तर्जुमान है, उन्होंने खैर जिम्मेदारी भी कबूल की। अब मसला ये कि हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो कुछ क्लियर नहीं है, वो तिलोर के साथ भी चल रही है और वो शिकारी के साथ भी चल रही है। अब जैसे पंजाब है, पंजाब में नॉर्मली जनवरी फरवरी का जो सीज़न है उसमें ये शिकार होता है। बखर जो है वो इस इलाके में आप लोगों ने मज़ाहमत शुरू कर दी है। बिल्कुल, मसलन वहाँ पुलिस, अब तक ये होता है कि पुलिस और जो लोकल ज़िम्मेदार है जिसको नोट लगाते हैं अरब और गाइड, उनके जो एजेंट होते हैं वो के साहब ये इलाका है, इसकी हिफाजत करनी है। तो ये इतने वो हो जाते थे फ़र्श शनास मकामी इंतज़ामिया वाले के, मसलन फ़र्ज़ करें कि मेरी ज़मीन में, मैं छोटा काश्तकार हूँ, मेरी ज़मीन में उन्होंने देखा जी कुछ तिलोरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। अब मैं उस ज़मीन में तब तक कदम नहीं रख सकता जब तक कि शेख साहब आके उस तिलोर को जो है अपने क़ुव्वत बा में इजाफे के लिए शिकार न कर लें। ठीक है, तो अब उन्होंने जो है तंग आने के बाद कुछ रेजिस्टेंस भी शो की। 4 हॉस्पिटल वहाँ के जो लोग, इलियास खां की मैं स्टोरी पढ़ रहा था BBC पे, 4 हॉस्पिटल या हो सकता है छोटे क्लिनिक वगैरह व्हाटएवर उन्होंने बनाने का कतरियों ने वादा किया, मकामी लोगों ने ज़मीन भी दे दी। आज तक एक ईंट भी बकौल मकामी लोगों के वहाँ नहीं रखी गई हैं। तो अब जब तंग आ जाते हैं लोग तो वो फिर अजीब गरीब हरकतें। मसलन एक लड़का जो है उसने देखा कि वो शेख साहब की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं तो उसने फ़िल्म बनानी शुरू कर दी। तो उस फिल्म को कन्फिस्केट कर लिया गया, उसने शोर मचा लिया, इलाके के लोग जमा हो गए। तो $500 उसे दिए उस लड़के को, तो उसने जो है जान छोड़ी। तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन हर जगह इसके खिलाफ मुजाहरे नहीं हो रहे, हक में भी हो रहे हैं। मसलन रहीम यार खान वहाँ 66 से अबू धाबी और की फैमिली जो है वो आ रही है। उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ कुछ तरक्याती काम भी किए, कुछ फैमिलीज़ वहाँ बन गई इस चक्कर में। उसमें एक है चौधरी मुनीर साहब की फैमिली, जिन्होंने जो पैलेसेस का, सड़कों का ठेका, फिर एयरपोर्ट और फिर सारी एक एम्पायर वगैरह बनी। चले यहाँ तक तो ठीक है। पिछले साल जबकि हाहाकार मची हुई थी कि तिलोर को प्रोटेक्ट किया जाए, रहीम यार खान वाहिद शहर था जहाँ हड़ताल हुई एक दिन की, और लोगों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया कि तिलोर के शिकार पे पाबंदी जो है। एक मिसाल ऐसी भी है। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आम आदमी में अब अवेयरनेस आ रही है और उसमें हर तरह का जो तबका है वो मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट तो निकलेगा। और ये है कि देखें, पहले तो अनलिमिटेड होता था ना कि जिस भी इलाके में चले जाएं, और 2 साल पहले तक 14 इलाके थे, अब कम हो के 8 हो गए हैं। इस साल भी 8 ही हैं। लेकिन जिस तरह के एहतजाज हुए हैं तो मुझे लगता है कि इलाके कम होते होते मेरे ख्याल में शायद वो ना आए तो बेहतर होगा। अच्छा, मेरी एक तजवीज़ है। हाँ जी जी, मेरी एक तजवीज़ है कि जिसमें हो सकता है सांप भी मर सकता है और लाठी भी नहीं टूटे। अच्छा। अब जैसे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पहाड़ी बकरे या मारखोर वगैरह, उनकी ट्रॉफी हंटिंग का सिस्टम है ना, बिल्कुल, कि जी आप जाएं, तकरीबन जितने भी हैं $25,000 $30,000 दे के आप एक मारखोर वगैरह मार सकते हैं। जिन इलाकों में तिलोर हैं वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उसको स्टेक होल्डर बनाया जाए, और जो ट्रॉफी हंटिंग की जो है कि इतने तिलोर आप मार सकते हैं, और उनकी जो कीमत है वो आप मुँह मांगी रखें। बिल्कुल। और उनसे जो पैसा जमा हो उसमें से कुछ परसेंटेज लोकल लोगों को दें, और बाकी उस तिलोर की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए करें। तो उससे कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी,
तिलोर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आपको पैसे भी आएंगे और अरबों का जो है ये क़ुव्वत बाह के लिए जो गोश्त के चक्कर में जो है एक तिलोर इन्हें 10 लाख रुपए का या 20 का पड़ जाता है, चले उनका भी काम होता रहेगा। तो ये इस तरह जो है ये भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचा जा सकता है और मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना भी चाहिए। अगर आप इस तरह सरेंडर करते रहेंगे कि और इसको अपनी कोई कॉर्नर स्टोन ऑफ योर खारजा पॉलिसी देखेंगे तो लोग मेरे ख्याल में इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो ये ना समझ पाए कि आप या कम से कम यही कर लें कि अगर आप कह रहे हैं कि जी 10 दिन में आप 100 तिलोर मार सकते हैं तो खुदा के वास्ते उन्हें 2000 तो ना मारने दें। सही बात है। नहीं, उसके बाद तो चेक कोई नहीं करता। लास्ट ईयर भी कैसी रिपोर्ट्स आई थी कि परमिशन मारने की जो है वो 150 की होती है, वो 1500 मार के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चलें ब्रेक ले लेते हैं, तिलोर तो उड़ता रहेगा। That's a good shot. Remarkable man. Absolutely fantastic. Keep going. मर्दे मोमिन मर्दे हक, मिसबाहुल हक हमारा आप सबका। आज एक और पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन जो मिसबाहुल हक हैं उनके लिए एक और एजाज़ आया जो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तानी क्रिकेट और मिसबाह के लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। जब आईसीसी ने इस साल के क्रिकेट अवार्ड्स का ऐलान किया तो मिसबाहुल हक को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया, यानी क्रिकेट को, उस गेम को जो जिसको जेंटलमैनली गेम कहा जाता है, तो उसको उसकी रूह के मुताबिक खेलने पे तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। 2 रीज़न्स थी जी। एक तो ये कि इन्होंने टीम का हौसला बढ़ाया, बिल्कुल, और दूसरे ये कि अपने मुल्क में टेस्ट खेले बगैर पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग में नंबर 4 तक पहुंचाया। नंबर 1 तक सर नहीं, इसमें तो वो अभी आपने मेरे ख्याल में आपकी क्रिकेट की मालूमात जो है हाँ, मतलब नंबर 1 थे इस साल हुए हम। जब इस रिवार्ड का फैसला हुआ है तब नंबर 4 ही होगा। तो नंबर 1 तक ये लेकर के गए, सक्सेसफुल कैप्टन बने और उन्होंने जब बागडोर संभाली तब हम 2011 कौन भूल सकता है जब इंग्लैंड सीरीज़ में जो है वो नो बॉल कराई गई और मैच फिक्सिंग के पाकिस्तान की पूरी टीम डाउन थी। इन्होंने उस वक्त से लेकर के अब तक जो है इसको ब्रिक बाय ब्रिक रखा। गालियां भी खाई, सब ने कहा कि मिसबाहुल हक टुक टुक करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये खेलते रहे, कानों पे इन्होंने रुइयाँ ठूसने का ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म होता रहेगा। फिर पाकिस्तानी टीम को जहां आज लेकर के ये पहुँचे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एजाज़ है। 2009 में ये हुआ था सारा मैच फिक्सिंग का मसला और उसके बाद से जो हमारी टीम वो ऊपर ही गई है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे, उन्होंने कहा कि और BBC पे भी कि मिसबाह की खूबसूरती ये है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं खेला, उन्होंने अपने पीछे वो जो टीम छोड़े जा रहे हैं जिसमें असद शफीक जैसे और दूसरे, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर एक रियलाइजेशन ये आई कि हाँ कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम जीतेंगे। पहले आपको याद होगा पाकिस्तानी टीम को हमेशा कहा जाता था कि अनप्रिडिक्टेबल साइड है, जीतेगी तो ऐसा जीतेगी और हारेगी तो ऐसा हारेगी कि कोई मवाजना नहीं कर सकते। टीम इतनी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, तमाशाई ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। एक टेस्ट पाकिस्तानी टीम जीतती है वो आसमान पे पहुंचा देती है, दूसरा टेस्ट में हारती है वही रिवायती हथकंडों पे पाकिस्तानी टीम उतर आई, खिलाड़ी नाअहल है, फलाना ये है, तो तमाशाई ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है मेरा ख्याल। फिर ये कि मिसबाहुल हक की एज के बारे में भी बहुत, अब तो जाहिर है इनके रिटायरमेंट का टाइम अगले साल इसी वक्त इस सीरीज़ पे होता है, 42 के हैं। इस सीरीज़ के बाद होता है डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट या उसके बाद जो एक आध सीरीज़ के, बहरहाल नेक्स्ट ईयर कुड बी हिज फाइनल। इसके अलावा ICC ने जो बेस्ट क्रिकेट एम्पायर है जी बिल्कुल उनका भी ऐलान किया है। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट एम्पायर हैं मरीस एरास्मस, उनको बेहतरीन एम्पायर करार दिया गया है। शेफर्ड ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका के ही जो बेन हैं डी कॉक, उनको भी
बेहतरीन बैट्समैन का और भारत के जो स्पिनर हैं रविंद्र अश्विन, उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। जो वर्ल्ड 11 बनाई गई है, बदकिस्मती से उसमें पाकिस्तानी कोई नहीं है। उसके कप्तान जो है वो भारत के जो कप्तान हैं विराट कोहली, उनको बनाया गया है, बाकी लोग भी हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए येस वी हैव टू मूव फर्दर और जाना है। बहरहाल इस साल हम पहली दफ़ा ऐसी हालत में कि अपने होम ग्राउंड पर खेले बग़ैर पाकिस्तानी टीम नंबर 1 आई है, तो इट्स अ ह्यूज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। और मिसबाह के लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, काश हमारे पास ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए जो कि दोनों कानों में रुई ठूसे और लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, वो करे जो मुल्क को आगे लेकर के जाए, जिस तरह गेम को आगे लेकर। आपने पता नहीं, काश के वज़ीर आज़म भी ऐसा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे एक चचा हैं, वो एंजेलिना जोली के आशिक हैं। वो जब से UN गुडविल एम्बेसडर बनी है ना, वो कहते हैं यार ये इतना अच्छा काम करिए, ये मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। ये उस तरह की एंजेलिना जोली के आशिक तो हमारे भी जाहिर है, आपको पता है 2 साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शौकत अजीज़ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। लग रहा है कि प्रोग्राम के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है, लिहाजा आप समझ तो गए होंगे, बात आ गई है। भैया प्रोड्यूसर कर लो।